हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ फारूकी है। और आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ, प्रोग्रामिंग इन पाइथन। और इसके अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। तो पहले हम बेसिक्स जानेंगे प्रोग्रामिंग के, कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है। उसके बाद हम पाइथन में कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जनरली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ब्रॉडली टू ही कैटेगरीज में डिवाइडेड है: हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो one is high level programming language. Second is low level programming language. तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम लोग प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो आपका पाइथन हो या जावा हो, सी हो, या इस तरह की और भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, पीएचपी, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में ही आती हैं। ठीक है। तो बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो कि यूजर अंडरस्टूड होती हैं, जिसको कि हमारी मशीन नहीं समझ सकती। ठीक है, राइट। ये वो लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज का यूज करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, राइट। देन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो ये मशीन अंडरस्टूड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। ये वो लैंग्वेज होती है जिसको कि सिर्फ मशीन समझ सकती है, यूजर नहीं समझ सकता। ठीक है। तो ब्रॉडली दो ही कैटेगरी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है: हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है बेसिकली। तो प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अपने जितनी भी आप पीसी यूज कर रहे हैं, या आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, या इसके अलावा भी जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, आप मनी विड्रॉ करने जाते हैं, या इसके अलावा भी हमारे पास कुछ होम अप्लायंसेज होते हैं जिसके अंदर कुछ इंटरनली कुछ सॉफ्टवेयर चल रन हो रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो भी कुछ एक्टिविटी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होती हुई देख रहे हो, जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है हमारा, या मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर आपका एक आप देख रहे हो कि ये फाइल एक्सप्लोरर चल रहा है, या आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका ये विंडोज, इवन आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज कर रहे हो, या और भी सॉफ्टवेयर है, पावर बीआई है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, एक्लिप्स है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारी चीजें आपकी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है। या हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जितनी भी चीजें यूज करते हैं, हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और भी जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारी चीजें प्रोग्राम है, इनके लिए प्रोग्रामिंग होती है। दैट मीन्स कि ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, अपने आप से मशीन में रन नहीं होते, बल्कि इन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए इसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोग्रामिंग दैट मीन्स कि आप कंप्यूटर में कोई भी चीज परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। इट हैज नो ब्रेन ऑफ इट्स ओन, इसका अपना खुद का कोई ब्रेन नहीं होता, और ये अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता। इसे किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है। तो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं हम कंप्यूटर में प्रोग्राम्स के फॉर्म में इनपुट इंसर्ट करते हैं। ठीक है। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो प्रोग्राम बेसिकली सिंपल आपके निर्देशों की, इंस्ट्रक्शंस की एक सीरीज होता है, रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। तो इसका आप जो एग्जांपल है आप ले सकते हैं, या आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हो किसी नाटक की कहानी से। इट इज जस्ट लाइक अ स्क्रिप्ट ऑफ अ प्ले। किसी प्ले की स्क्रिप्ट की तरह होता है प्रोग्राम हमारा। ठीक है। तो जैसे कि प्ले की स्क्रिप्ट होती है, तो प्ले की स्क्रिप्ट में डायरेक्टर जो होता है
या जो भी राइटर होता है वो क्या करता है कि वो एक्टर्स के लिए, जिनको प्ले परफॉर्म करना है, एक्टर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखता है कि उन्हें किस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनने हैं, किस तरह के उन्हें एक्शन लेना है, किस तरह का उन्हें डायलॉग बोलना है। एक एक चीज इंस्ट्रक्शंस उस स्क्रिप्ट में मेंशन होता है प्ले की। फिर एक्टर्स क्या करते हैं, उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और फिर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो आपका प्ले होता है स्टेज पे। तो सिमिलरली आप कंप्यूटर में जैसे ये जो चीज देख रहे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है या और भी दूसरे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, तो इसके लिए कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट लिखा गया है, प्रोग्राम लिखा गया है, और वो प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर इस चीज को रन कर रहा है, उसके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। तो ये जो चीज आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये आ रही अपीयर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसके अंदर ये आपका एक विंडो आ रही है, तो ये विंडो के लिए भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि इस तरीके से विंडो आए। ठीक है, आप डबल क्लिक करते हैं तो ये मिनिमाइज होता है या मैक्सिमाइज होता है, तो इसके लिए भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे कि इस तरीके से मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो क्लिक करने पर। या ये जो आप मेन्यू बार्स दे रहे हैं देख रहे हैं, इसके लिए भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगे कि यहाँ पर इस तरीके से मेन्यूज आए। तो ये सारी चीजों को करने के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब हम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, यानी कि जो हम कंप्यूटर में के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो एक सिंगल प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर नहीं बनते। ठीक है, जो बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें कई प्रोग्राम्स का सेट होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली आपका कहलाता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, और प्रोग्राम बेसिकली होता है सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। प्रोग्रामिंग का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती हैं। आप जो भी चीज आप यूज करते हो, आप अपने कंप्यूटर में, पीसी में, लैपटॉप में, या आप अपने मोबाइल में, या और भी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को प्रोग्रामिंग करके बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्यों बनाई गई है। दरअसल मशीन जो है, हमारा कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझता है, जिसको हम बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। राइट। तो उस लैंग्वेज को जो मशीन अंडरस्टूड होती है, वो यूजर अंडरस्टूड नहीं होती, वो यूजर उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। तो अब अगर यूजर मशीन की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, तो आपका यूजर जो है आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से देगा। तो इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ उसकी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज का कंप्यूटर की डिक्शनरी में कुछ मीनिंग होता है। दैट मीन्स कि अगर आप कुछ वर्ड लिखोगे तो उसके रेस्पॉन्स में कंप्यूटर कुछ एक्शन लेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप उसको सिंपल सा कोड वर्ड की लैंग्वेज कह सकते हो, कि वो आपके कोड वर्ड्स होते हैं जिसके कुछ मीनिंग बनता है। जब आपका कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है तो उसके रेस्पॉन्स में कुछ ना कुछ एक्शन लेता है। तो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, जिसको हम नहीं समझ सकते, तो इसलिए प्रोग्रामिंग करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ये यूजर अंडरस्टूड लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस होती हैं, जिसका यूज करके हम कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। बट जिस तरीके से लो लेवल लैंग्वेज को यूजर नहीं समझ सकता, उसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज को यूजर समझता है लेकिन मशीन नहीं समझती। तो अब आपका हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया प्रोग्राम, जिसके अंदर आप कुछ इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर के लिए कुछ निर्देश देंगे, उसे कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करेगा। इसके लिए कंप्यूटर में दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए हों, ये उस इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं करेक्ट लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक रूल है, वो ये कि आपकी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आपको 100% बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ लिखना होता है। आप उसके अंदर एरर्स नहीं कर सकते, कुछ भी चूक या गलती नहीं कर सकते। अगर आप गलती करोगे तो हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है ये उस गलती को पकड़ लेगा और आपके एरर शो करेगा और आपके प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों का काम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का होता है, मतलब एरर्स को चेक करने का और मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का। राइट। तो अब कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है
कंपाइलर जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को करेक्ट चेक करता है। अगर उस पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक एरर हो तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता, कंप्यूटर उस प्रोग्राम को रन नहीं करता। और हम जब तक हम उस एरर को रिमूव ना करें तब तक हमारा प्रोग्राम जो है रन नहीं होगा। ठीक है, बट कंपाइलर की स्पीड फास्ट होती है। अब इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर जो होता है ये आपका सिंगल सिंगल स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास 100 लाइंस का अगर प्रोग्राम है और अगर मान लीजिए 50 लाइन पे कोई एरर है तो आपका कंपाइलर जो है उस प्रोग्राम को रन नहीं करेगा जब तक ये पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम करेक्ट ना हो। बट इंटरप्रेटर क्या करेगा, अगर 50 लाइन पे आपका एरर है तो ये 49 लाइन तक तो प्रोग्राम को रन कर देगा, क्योंकि ये सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है और रन करता है। एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा देन उसको रन करेगा, फिर दूसरी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा देन रन करेगा। तो इस तरीके से सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को रन करता है। और ये प्रोग्राम स्टॉप कहाँ पर होगा, जहां पर एरर है वहीं जाके स्टॉप होगा। बट कंपाइलर के केस में प्रोग्राम रन ही नहीं होगा अगर एरर है। तो कंपाइलर एक तरीके से आपका फास्ट स्पीड में काम करता है बट इंटरप्रेटर स्लो होता है। लेकिन इंटरप्रेटर की दूसरी एडवांटेज ये है कि ये कम से कम उतना प्रोग्राम रन कर देता है जहां तक कोई एरर ना हो। जबकि कंपाइलर आपके प्रोग्राम के अंदर जब जब तक कहीं पर भी कोई एक भी एरर है तो पूरा प्रोग्राम रन नहीं होगा, एक भी स्टेटमेंट रन नहीं होगा। जबकि आपके इंटरप्रेटर में आपके जो जो इंस्ट्रक्शंस में आपका एरर नहीं है जहां तक, वहां तक का प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। तो ये आपका एडवांटेज होती है। इंटरप्रेटर में भी एक अपनी एडवांटेज है, एक आपके कंपाइलर में भी एडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज कंपाइलर में है तो डिसएडवांटेज इंटरप्रेटर में भी है। कंपाइलर फास्ट है तो इंटरप्रेटर स्लो है। बट कंपाइलर आपका एक भी एरर होने पे प्रोग्राम को रन नहीं करता, जबकि इंटरप्रेटर जहां तक एरर ना हो वहां तक रन कर देता है। तो हम वापस आते हैं पाइथन के बारे में बात करते हैं। तो पाइथन वाज इन्वेंटेड बाय गिडो वैन रोज़म इन द ईयर 1989। गिडो वैन रोज़म ने इसका इन्वेंशन किया था 1989 में। बट फाइनली ये अवेलेबल थी प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए 1991 फरवरी में। ठीक है, तो अब हम इसकी फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो पाइथन जो है आपका स्पेशली डिजाइन की गई है एआई, वेब डेवलपमेंट, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये काफी आपका इमर्जिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन है आईओटी। इसके अलावा गेम्स डेवलपमेंट और एआई वेब डेवलपमेंट भी काफी इमर्जिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए पाइथन का इन्वेंशन किया गया है, स्पेशली डिजाइन का एआई वेब डेवलपमेंट आईओटी और गेम्स डेवलपमेंट वगैरह के लिए किया गया है। ओपन सोर्स है, दैट मीन्स कि इसको यूज करने के लिए आपको कोई लाइसेंस बियर नहीं करना पड़ता, कोई आपको कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, दैट मीन्स कि इसके अंदर जो आपको कंप्यूटर को कमांड देने के लिए जो कोड वर्ड्स मिलेंगे, जो रिजर्व वर्ड्स मिलेंगे, वो आपको बहुत इजी मिलने वाले हैं। आप जब उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के लिए लिखोगे तो वो इसी टाइप से आपका रिजेंबल करेगा जैसे कि आप कोई इंग्लिश में किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। फिर इट प्रोवाइड्स OOPS फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स प्रोवाइड करती है बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट इस चीज को आप लोग को यहाँ पर याद रखना होगा कि पाइथन हमारा जो है फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट इट जस्ट प्रोवाइड्स फीचर्स ऑफ OOPS। देन इसके पास अब और दूसरी फीचर्स क्या है हमारे पास पाइथन में, आपका ह्यूज कम्युनिटी है ओवर द वेब। तो ह्यूज कम्युनिटी होने से हमें एडवांटेज ये मिलती है कि अगर हमें पाइथन में किसी चीज का कोई सॉल्यूशन ढूंढना हो तो हम वेब पे इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसके काफी ब्लॉग्स हैं, ठीक है, आपके इसके अंदर पोर्टल्स हैं जिसके अंदर आपको लोगों की कम्युनिटी है जिसके अंदर आपको हेल्प मिल जाती है। 2000+ लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर, तो काफी रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर। डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो डायनामिकली टाइप क्या चीज होती है इसको हम समझेंगे। देखिए, टाइप का मतलब ये होता है कि डेटा की टाइप। तो डेटा की टाइप क्या होती है कि कंप्यूटर में जब भी हमें कोई डेटा प्रोसेस करना है, जैसे मान लीजिए हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हुआ या सी हुआ, इसमें क्या होता है, इसमें आपको डेटा की टाइप पहले बतानी पड़ती है। आप डेटा की टाइप बताते हो, फिर एक वेरिएबल डिफाइन करते हो आप यहाँ पर, फिर आप उसकी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका टाइप मेंशन करना मस्ट होता है इन केस ऑफ सी, सी प्लस प्लस, जावा,
इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मस्ट होता है ये आपका टाइप मेंशन करना। बट इन केस ऑफ पाइथन, पाइथन के केस में क्या होता है, पाइथन के केस में टाइप मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता, बल्कि इसके अंदर आपको टाइप मेंशन करने का रूल ही नहीं है। आप टाइप मेंशन नहीं करोगे, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू के अकॉर्डिंग ये टाइप ले लेगा। अगर हमारी वैल्यू के अंदर मान लीजिए हमने डिजिट्स डाले हैं, ठीक है, अंक डाले हैं इसके अंदर 1 2 3 इस तरीके, तो ऑटोमेटिकली इसकी टाइप इंटीजर हो जाएगी। या अगर हमने पॉइंट में वैल्यूज दी तो फ्लोटिंग पॉइंट हो जाएगी। जबकि सी लैंग्वेज वगैरह में आपको टाइप बतानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लेकर चले तो एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि सी लैंग्वेज में आई एन टी, फिर हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल लेंगे, जैसे हमने लिया नंबर, और फिर हम यहाँ पर उसकी वैल्यू दे सकते हैं जैसे 100, ठीक है। बट पाइथन के केस में क्या होगा कि हमें सिंपल वेरिएबल लिखना है, देन इक्वल्स टू 100। तो डायनामिकली टाइप यानी कि अगर ये वैल्यू इंटीजर की है तो ऑटोमेटिकली इसकी टाइप इंटीजर बन जाएगी। तो ये चीज आपके पास पाइथन में है। और अगर मान लीजिए आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेनी है, यानी कि पॉइंट में वैल्यूज लेनी है, ठीक है, डेसिमल प्रिसिशन के साथ वैल्यू लेनी है, तो आपको सी लैंग्वेज में फ्लोट लेना पड़ता है, राइट। इस तरीके से वैल्यू लोगे आप। बट इन केस ऑफ पाइथन इसके अंदर अगेन आप सिंपल वेरिएबल डिफाइन करोगे और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो वेरिएबल है पाइथन में ये फ्लोट बन जाएगा, जबकि ये इंटीजर बन जाएगा। तो ये कैसे बनेगा इंटीजर, कि ये आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी टाइप बना लेगा। अगर आपने यहाँ पर ये वैल्यू देख रहे हो, ये आपने इंटीजर वैल्यू दी है, यानी कि विदाउट पॉइंट्स के कोई वैल्यू दी है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली इंटीजर बन जाएगा। और ये आपने पॉइंट्स में वैल्यू दी है, इसका मतलब ये जो वेरिएबल है फ्लोटिंग पॉइंट बन जाएगा। बट सी लैंग्वेज में आपको या जावा में इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। तो ये आपको एडवांटेज है डायनामिकली टाइप होने से, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स की टाइप नहीं बतानी पड़ती, आप वैल्यू डालते हैं और ऑब्जेक्ट की टाइप ऑटोमेटिकली बन जाती है। फिर केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। केस सेंसिटिव में दैट मीन्स कि इसके अंदर आपका लोअर केस और अपर केस सिग्निफिकेंट है, ठीक है। आपका अगर आप स्मॉल लेटर में कोई चीज लिखते हो तो वो चीज अलग है, और कैपिटल लेटर में कोई चीज लिखते हैं तो वो चीज अलग है। फिर पाइथन में एक और फीचर है आपका, हालांकि ये फीचर सबसे पहले इसको पीवीएम मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन। तो ये जो वर्चुअल मशीन वाला जो कंसेप्ट है, यूं तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को जावा वालों ने इंट्रोड्यूस किया था, बाद में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको अडॉप्ट कर लिया। तो पीवीएम से फायदा क्या मिलता है, तो ये आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि पाइथन में बने हुए प्रोग्राम अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर द वेब, ठीक है, ओवर द थ्रू द इंटरनेट किसी भी मशीन पर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको वर्चुअल मशीन की जो आपकी टेक्नोलॉजी है ये आपको प्रोवाइड करती है, राइट, कि आपकी मशीन आपके अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी कंप्यूटर पे आपका प्रोग्राम रन हो सके, किसी भी मेक ऑफ मशीन पर, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन की जो टेक्नोलॉजी ये आपको फीचर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जैसे सी या सी डबल प्लस की अगर हम बात करें, तो वो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। दैट मीन्स कि इसका प्रोग्राम अगर मान लीजिए मैंने किसी एक मेक ऑफ मशीन में बनाया है, तो ये सिमिलर मेक ऑफ मशीन में तो अक्रॉस द वर्ल्ड रन हो जाएगी, लेकिन डिफरेंट मेक ऑफ मशीन होगा तो रन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लीजिए मैकिनतोश की कंप्यूटर में रह के प्रोग्राम बनाया सी सी डबल प्लस का, तो वो आपका नॉर्मल इंटेल के बोर्ड पे या किसी दूसरे बोर्ड पे रन नहीं होगा। बट वो वर्चुअल मशीन वाली जो टेक्नोलॉजी है इससे आपको एडवांटेज ये मिलती है कि किसी भी मेक ऑफ मशीन पे प्रोग्राम बनाओ किसी भी दूसरी मशीन पे रन हो जाएगा। तो दीज आर द फ्यू फीचर्स ऑफ पाइथन। एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। स्पेशली डिजाइन फॉर एआई, वेब डेवलपमेंट, आईओटी, गेम्स डेवलपमेंट एटसेट्रा। ओपन सोर्स, नो नीड टू बियर एनी लाइसेंस, कोई लाइसेंस बियर नहीं करना होता, ठीक है। और आप इसको इजीली फ्री डाउनलोड कर सकते हो और रन कर सकते हो। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ऊप्स के फीचर प्रोवाइड करती है, बट कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है।
ह्यूज कम्युनिटी है ओवर द वेब, तो आपको इसमें बहुत से, अगर आपको कोई सॉल्यूशन ढूंढना हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डाउट आ रहा है, तो आप इसके अंदर नेट पे सर्च कर सकते हो, तो इसके अंदर आपको बहुत से ब्लॉग्स मिल जाएंगे जहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। 2000 प्लस लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर। डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल की टाइप नहीं बतानी पड़ती, जबकि सी हुआ, जावा हुआ, उसमें आपको टाइप बतानी पड़ती है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया आपको यहाँ पर, आप टाइप बता के चल रहे हो, बट पाइथन के केस में टाइप नहीं बताएंगे। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा पाइथन आपका पीवीएम प्रोवाइड करता है, पाइथन वर्चुअल मशीन, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम रहते हैं। ठीक है, हमारे प्रोग्राम एक मशीन पे बनाए हुए प्रोग्राम के अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर द वेब किसी भी मशीन पे रन हो सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू फीचर्स ऑफ पाइथन। अब इसमें एक और फीचर है आपका कि ये काफी लेस मेमोरी यूज करती है। ठीक है, तो अपना इसके अंदर पाइथन के अंदर अपना खुद का मेमोरी मैनेजमेंट है, जिसमें ये क्या करता है कि इफ द ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर देन दिस विल नॉट ऑक्यूपाई डिफरेंट मेमोरी स्पेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी लैंग्वेज है, अगर ये मान लीजिए हमारी ये मेमोरी है, या हमारी मेमोरी है, मान लीजिए सिस्टम की रैम मेमोरी है, और हमने अगर दो वेरिएबल लिए, देखिए ध्यान से, ए लिया हमने और बी लिया, दोनों की वैल्यू सेम है, अगर अगर वैल्यू सेम है, तो सी लैंग्वेज के केस में ये अलग अलग मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई करेगा। जैसे ये मेमोरी एरिया अलग हो गया और ये मेमोरी एरिया अलग हो गया। बट पाइथन के केस में क्या होगा, कि पाइथन के केस में अगर हमने इस तरीके से दो वेरिएबल लिए हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू अगर सेम है, तो दिस विल नॉट ऑक्यूपाई डिफरेंट मेमोरी, तो एक ही मेमोरी में काम हो जाएगा। इस तरीके से काफी लेस मेमोरी ऑक्युपाई करता है। अब हम बात करें पाइथन की लिमिटेशंस की, तो जहां पर एडवांटेजेस हैं पाइथन की, तो वहीं थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी हैं। तो सिंस इट इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इंटरप्रेटर की स्पीड, जैसा कि हमने शुरू में जाना था कि इंटरप्रेटर थोड़ा सा स्लोअर आपका परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, तो इसीलिए पाइथन की परफॉर्मेंस भी स्लो है। ठीक है, देन मोबाइल एप्लीकेशंस आर नॉट पॉसिबल। मोबाइल एप्लीकेशंस आप इसमें नहीं बना सकते, आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस वगैरह इसमें नहीं बनती। आई होप कि यहाँ तक आपको थ्योरी हमारी समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग किस तरीके से क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, लैंग्वेज के अंदर, हर लैंग्वेज के, चाहे नेचुरल लैंग्वेज हो, चाहे वो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स जो हैं बेसिकली, तो वर्ड्स जो हैं आपके, तो टू टाइप्स के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक पहला कीवर्ड्स होता है। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्ड होते हैं, इनका अपना खुद का कोई मीनिंग होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो ये वर्ड्स हम जब यूज करते हैं, तो कंप्यूटर इसके रेस्पॉन्स में कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। तो जैसे इफ, एल्स, एलिफ, कंटिन्यू, पास, ब्रेक, फॉर, वाइल, डेल, आईडी। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व वर्ड्स। तो ये रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इनका अपना खुद का कुछ मीनिंग होता है। देन इस, जब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, तो कंप्यूटर के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेता है, और इसी तरह के वर्ड्स का यूज करके हम प्रोग्रामिंग करते हैं। हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। देन यूजर डिफाइंड वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स होते हैं यूजर डिफाइंड वर्ड्स। तो डिफाइंड बाय यूजर, यानी कि हम डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल्स हो जाते हैं, क्लास नेम्स हो जाते हैं, मेथड नेम्स हो जाते हैं, देन ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये सारे जो आपकी चीजें हैं, ठीक है, ये आपके यूजर डिफाइंड वर्ड्स कहलाते हैं। अब यूजर डिफाइंड वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली, जिनमें जैसे कि वेरिएबल है, तो वेरिएबल का यूज होता है किसी डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करने से पहले कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना होता है। तो मेमोरी में डालने के लिए आप वेरिएबल का यूज करते हो। अभी इसका एग्जांपल हमने एक छोटा सा यहाँ पर भी लिया था, जैसे कि ये आप जो देख रहे हैं, ये वेरिएबल है। अगर आपको एक 100 एक वैल्यू है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोसेस करनी है, तो आपको उस तरीके से वेरिएबल लेना पड़ता है। तो वेरिएबल बेसिकली वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको अपन आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं, वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। तो वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा। ठीक है, अब नेमिंग कन्वेंशन, यानी कि वेरिएबल हुआ या क्लास नेम हुआ या मेथड नेम हुआ या ऑब्जेक्ट्स हुआ, ये सब यूजर डिफाइंड वर्ड्स हैं।
यूजर डिफाइंड वर्ड्स। कीवर्ड जो है ये तो फिक्स है, इनके नाम नहीं बदलेंगे, इसमें स्पेलिंग की भी मिस्टेक नहीं कर सकते आप, राइट। इसका यूज करने के लिए आप स्पेलिंग की भी मिस्टेक नहीं कर सकते। तो अब आपका जो यूजर डिफाइंड वर्ड है, जिसके अंदर वेरिएबल नेम क्लास नेम होता है, ये यूजर डिफाइन करता है, यानी कि यूजर खुद बनाता है। तो अब जब ये यूजर कोई वर्ड बनाएगा तो उसके अंदर क्या क्या यूज कर सकता है, तो वर्ड बनाने के लिए आप ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट का इस्तेमाल कर सकते हो, स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में भी यूज कर सकते हो। 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर में ओनली अंडरस्कोर चलता है इसके अंदर, सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो आप इसके अंदर, और किसी सिंबल का यूज नहीं कर सकते। वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड, वाइट स्पेस आपके अलाउड नहीं होते। और मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, कोई आप जब आप यूजर डिफाइंड वर्ड बनाओगे तो वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। एंड मस्ट बिगिन विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, और जब भी इसकी आप नाम वेरिएबल का नेम रखोगे, क्लास नेम रखोगे, तो वो आपका या तो अल्फाबेट या तो अंडरस्कोर से शुरू होगा, 0 या 1 या डिजिट से नहीं होगा। तो अब अगर आप देखिए, आप अगर आप इस तरीके से कोई वेरिएबल लेते हैं नंबर, तो ये आपने इसमें अल्फाबेट का यूज किया है, एक लेटर कैपिटल रखा है तो एक स्मॉल रखा है आपने ओ, और ये वैल्यू दी है आपने, ये इक्वल्स टू ऑपरेटर लगाया है, यानी कि आप 100 वैल्यू को असाइन कर रहे हो एक वेरिएबल में सिस्टम की मेमोरी में। तो ये आपका करेक्ट तरीका होगा, क्योंकि ये आपने सही तरीके से वेरिएबल लिया है। और ये तरीका अगर आप देखें नंबर 1, तो ये भी सही तरीका कहलाएगा। बट आप इस तरीके को देखें तो इसमें आपने वाइट स्पेस यूज कर लिए हैं, तो ये वाइट स्पेस यानी कि स्पेस दे दिया है बीच में, तो इस तरीके से स्पेस भी आप नहीं दे सकते। फिर अगर आप इस तरीके को देखेंगे ध्यान से, तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये कि आपने पहला लेटर डिजिट इस्तेमाल किया है, तो ये भी इनकरेक्ट तरीका है, फर्स्ट लेटर आपका अल्फाबेट होना चाहिए। देन फिर अगर आप इस तरीके से यूज करते हो नंबर -1, तो ये भी इनकरेक्ट तरीका होगा, क्योंकि अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं चलता। और अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करोगे तो ये भी सही तरीका कहलाएगा। और अगर आप ऐसा यूज करोगे फॉर इक्वल्स टू 100 या वाइल इक्वल्स टू 100, तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि फॉर या वाइल ये आपके रिजर्व वर्ड्स हैं, और रिजर्व वर्ड्स आपके अलाउ नहीं होते। कीवर्ड्स जो हैं आपका यूजर डिफाइंड वर्ड के लिए आप कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वेरिएबल्स होते हैं जिनका यूज हम इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब हम देखें कि कुछ मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन करवाना हो प्रोग्रामिंग में, तो हम किस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, प्लस सिंबल होता है एडिशन के लिए, हाइफन सिंबल होता है माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई सिंबल होता है, एस्ट्रिक सिंबल होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, स्लैश होता है डिवाइड करने के लिए, और डबल स्लैश का मतलब डिवाइड होता है और फ्लोर वैल्यू देता है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ फ्लोर वैल्यू का कि अगर आप कोई वैल्यू है, अगर मान लीजिए आपने कोई वैल्यू ली और आपने उसको डिवाइड किया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिया, मैं देता हूँ यहाँ पर से मैंने यहाँ पर लिया 18, और 18 को अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 से डिवाइड करूँ, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। 18 आपका 5 से जो है बेसिकली 3 टाइम्स जाएगा, तो 15 हो जाएगा, बचेगा 3। तो 3 जब बचेगा तो 3 आपको 3 को डिवाइड करने के लिए आप पॉइंट लगा के इसके अंदर 0 लगाओगे, तो फिर ये अगेन 6 टाइम जाएगा। तो ये 3.6 इसका आपका आंसर आएगा, अगर आप 18 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो। बट अगर आप करते हो 18 डिवाइड डिवाइड 5 करते हो अगर आप, तो इसका रिजल्ट सिर्फ 3 आना है। तो ये क्या करता है, पॉइंट के बाद की वैल्यूज को हटा देता है। पॉइंट की बाद की वैल्यू को हटा देने का मतलब ये कि ये राउंड नहीं करता। इसका मीनिंग ये नहीं कि 6 है यानी कि 5 से अबव है तो ये 3 को 4 कर दे, या ये 5 से नीचे है तो फिर 3 का 3 रहने दे। यहाँ पर अगर 99 भी होगा तो ये इसको 3 ही करेगा, यानी कि पॉइंट की बाद की वैल्यू को हटा देगा, ट्रंकेट कर देगा। डेसिमल प्रेसिशन जो होते हैं इनको ट्रंकेट कर देता है अगर आप डबल डिवाइड लगाते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, डिवाइड और डबल डिवाइड में क्या डिफरेंस है। फिर आपका रिमाइंडर ऑपरेटर होता है आपका परसेंटेज सिंबल। इसका यूज रिमाइंडर निकालने के लिए होता है।
तो रिमाइंडर निकालने का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा अगर मैंने लिखा 17 डिवाइड बाय 5, तो ये इसका रिजल्ट तो आपका आने वाला है 3.4, राइट। ठीक है, बट अगर मैं इसको लिखता हूँ 17 मॉड 5, तो इसका रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, ठीक है, 2। कैसे मिलने वाला है? क्योंकि ये रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। तो रिमाइंडर मतलब ये कि 5 जो है, 17 जो है, अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम चला जाएगा 15, और 2 इसके अंदर बचेगा। तो जो लास्ट में जो वैल्यू बचती है अनडिविजिबल वैल्यू, ठीक है, जिसको हम अक्सर पॉइंट लगा के डिवाइड करते हैं, तो उस वैल्यू को ही रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आप जो है मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर आपका डबल स्टार सिंबल है, जो कि रेज दी पावर के लिए होता है, पावर रेज करने के लिए होता है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पर प्लस है, प्लस इक्वल्स टू है, माइनस इक्वल्स टू है, डिवाइड इक्वल्स टू है। ठीक है, तो इसका यूज असाइनमेंट यानी कि किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू अगर आपको डालनी है तो उसके लिए आप इक्वल्स टू सिंबल का यूज करते हो। ठीक है, तो जैसे कि इन एग्जांपल्स में आप देख रहे हो कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो वैल्यूज हैं, हमें उनका टोटल करना है, राइट। तो एक वैल्यू ली हमने ए, और इसकी वैल्यू है, मान लीजिए वेरिएबल ली हमने ए, इसकी वैल्यू है मान लीजिए 50। ठीक है, फिर हमने अब दूसरा वेरिएबल लिया बी, जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 35। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज का टोटल करना है 50 और 35 का। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके 50 को ए में डाल दिया है, और असाइनमेंट ऑपरेटर अगेन लगा के 35 को यहाँ पर मैंने बी में डाल दिया है। तो अब ए में 50 है और बी में 35 है। तो अब जब मुझे 50 और 35 वैल्यू का टोटल करना होगा, तो मैं ए और बी को ऐड कर सकता हूँ। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया। मैं ये कह रहा हूँ कि ए और बी की वैल्यू को क्या कर दे, ऐड कर दे, और असाइन कर दे किसमें, सी में। तो अब ए और बी का रिजल्ट, यानी कि जब मैं प्रिंट करूंगा सी को, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लेता हूँ, प्रिंट कमांड अप्लाई करता हूँ, अगर मैं प्रिंट और सी लिखता हूँ उसके अंदर, तो मुझे आंसर मिलने वाला है 85। प्रिंट के बारे में अभी हम जानेंगे वो अच्छी तरीके से, कि प्रिंट कमांड बेसिकली हमारे पाइथन में आउटपुट के लिए होती है। किसी चीज का आउटपुट लेना हो, हमें किसी चीज को कंसोल पे, स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना हो, तो उसके लिए प्रिंट कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो ही रहा है इस प्रोग्राम में कि आप एक 50 एक वैल्यू है जिसको आप ए में असाइन कर रहे हो, और 35 एक वैल्यू है जिसको आप बी में असाइन कर रहे हो। फिर आप सी में क्या असाइन कर रहे हो, ए और बी का टोटल। तो सी में आपका 85 चला जाएगा। अब 85 को प्रिंट करना है, तो आप सी को प्रिंट करेंगे तो 85 प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो आउटपुट स्टेटमेंट में तो जैसे आपने प्रिंट देखा, ये बेसिकली आउटपुट स्टेटमेंट है, यानी कि कुछ आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो आप आउटपुट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे कि प्रिंट। अब इनपुट ऑपरेटर क्या होता है, तो इनपुट के बारे में हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज इनपुट, इनपुट किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रोग्राम्स जो होते हैं, जब प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो प्रोग्राम्स जब रन होते हैं किसी भी मशीन में, तो प्रोग्राम्स को काम करने के लिए जो प्रोग्राम को रन कर रहा है, जो ऑपरेटर होगा, जो यूजर होगा, उससे कुछ इनपुट चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप अपनी किसी साइट पे लॉग इन करने जाओगे, आप जैसे ही आप लॉगिन के लिए आप क्लिक करोगे, तो ये डायरेक्टली आपको आपका इनबॉक्स या आपको आपका होम पेज या आपको आपका डैशबोर्ड नहीं देगा, बल्कि ये आपसे आपका यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा। तो प्रोग्राम को नहीं मालूम कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्या है। ठीक है, वो खुद से आपको आपका होम पेज या डैशबोर्ड नहीं देने वाला, बल्कि वो आपसे पूछेगा, भाई कि आपका यूजर आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है। वो आपसे इनपुट लेगा, तब वो काम करेगा आगे। सिमिलरली मान लीजिए, जैसे आपको कोई, आप किसी साइट पे अपना आईडी क्रिएट कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो ये आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछता है वेब पेज पे। आपका यूजर नेम, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस।
ठीक है। आप इस तरीके से आपसे इंफॉर्मेशन पूछता है और उस इंफॉर्मेशन को ये फिर सेव करके रखता है। ठीक है। देन आपका आईडी क्रिएट होता है। तो ये ऐसा नहीं कर सकता कि आपने साइन अप के लिए गए और डायरेक्टली इसने आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले ली। तो ये प्रोग्राम को नहीं मालूम कि आप कौन हो, क्या हो, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है। तो प्रोग्राम आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, इनपुट लेगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप एटीएम मशीन पे जाते हैं। तो एटीएम मशीन पे आप जैसे ही अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो कार्ड इंसर्ट करने पर ये अचानक से आपको डायरेक्टली वो विड्रॉ का या बैलेंस का ऑप्शन नहीं देता, बल्कि ये ऑथेंटिकेट करता है। ऑथेंटिकेट की करेक्ट यूजर आप हो कि नहीं हो, और उस ऑथेंटिकेशन के लिए ये से आपसे आपका पिन कोड पूछना होता है, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली पिन कोड नहीं डाल सकता। पिन कोड आप डालोगे तभी ये आपको ऑथेंटिकेट करेगा, और फिर आपको ये आपका होम पेज देगा जिसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होंगे कि विड्रॉ या बैलेंस, इस तरीके से। ठीक है। देन अगेन आपके पास जो स्क्रीन आएगी उसके अंदर अगेन जैसे मान लो आपने ऑप्शन चूज किया विड्रॉ, तो विड्रॉ का बटन पुश करते ही ये ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्टली घर कर करके 10,000 या 15,000 20,000 अपनी मनमर्जी से बैलेंस आपको विड्रॉ करके दे दे, बल्कि ये आपसे पूछेगा कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है, क्योंकि आप जो उसके अंदर मशीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसे नहीं मालूम कि आपको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, वो आपसे पूछेगा। तो इस तरीके से जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें काम करने के लिए यूजर से वैल्यूज इनपुट लेनी होती हैं। तो हम इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स में इनपुट स्टेटमेंट्स डालते हैं। तो आउटपुट के लिए तो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, जिसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है कि आप प्रिंट लिखोगे, फिर पैरेंथेसिस लगाओगे, ये ग्राउंडेड पैरेंथेसिस लगाए जाते हैं, ओपन किए जाते हैं और क्लोज किए जाते हैं। तो इसको करना आपका मस्ट होता है। ठीक है। और फिर डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स के अंदर आपको कोई भी मैसेज, जो भी मैसेज, इस तरह का भी मैसेज आप स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, वो मैसेज आप यहाँ पर दिखा सकते हो। साथ में किसी वेरिएबल, जैसे ये वेरिएबल तो आप वेरिएबल, आप वेरिएबल के अंदर अगर डेटा प्रिंट करना हो तो कॉमा का यूज किया जाता है सेपरेटर की तरह। तो कॉमा लगाकर आप वेरिएबल लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये मैसेज और वेरिएबल का इसका कोई लिमिट नहीं होता, इसके अंदर आप कॉमा लगा लगाकर आगे पीछे मैसेज और वेरिएबल्स का यूज करके आउटपुट ले सकते हो। तो ये तो प्रिंट स्टेटमेंट था। अब इनपुट स्टेटमेंट देखिए, इनपुट स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है, दैट मींस कि जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हो तो ये आपसे आपका पिन नंबर पूछता है, आप पिन नंबर डालते हो, फिर आप तो वो बेसिकली एक तरह का इनपुट ले रहा है आपसे। आगे जैसे आपने विड्रॉ का ऑप्शन चूज किया तो आपसे अमाउंट पूछेगा, तो आप अमाउंट डालोगे, तो जो अमाउंट वो आपसे पूछ रहा है वो भी इनपुट स्टेटमेंट है। तो इस तरह का अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर चाहते हो कि आपका प्रोग्राम ऐसा हो जो कि यूजर से वैल्यू मांगे, तो उसके लिए आपको इनपुट स्टेटमेंट लगाना है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा कि आप पहले वेरिएबल दोगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप इनपुट कर रहे हो कहीं ना कहीं वेरिएबल में जाकर स्टोर होगी। तो आप वेरिएबल दोगे। वेरिएबल लेने का तरीका मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि वेरिएबल किस तरीके से लिए जाते हैं। तो वेरिएबल्स आप लोग एक वेरिएबल डिफाइन करोगे, वेरिएबल डिफाइन करने के बाद आप लिखोगे इनपुट इक्वल्स टू, फिर इनपुट, फिर पैरेंथेसिस ओपन होगा और लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज होगा, और फिर डबल कोट्स ओपन होंगे और डबल कोट्स क्लोज होंगे, राइट। और उसके बीच में आपको कंट्रोल के लिए मैसेज होंगे। तो इससे ये आपका इनपुट स्टेटमेंट होगा, ये आपसे यूजर से वैल्यू मांगेगा और वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो इनपुट का यूज करने का तरीका है ये होता है, इट इज यूज फॉर ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज, यानी कि स्ट्रिंग यानी कि जिसमें आप अल्फाबेट्स हैं, स्पेस हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इनका आपको इनपुट लेना हो, जैसे कि नेम हो गया, किसी का एड्रेस हो गया, रिमार्क हो गया, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, इस तरह की इंफॉर्मेशन, जानकारियां अगर आपको इंसर्ट करानी है, इनपुट करानी है, तो आप इस तरीके से इनपुट लगाते हैं। बट अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए जिसका आपको कुछ कैलकुलेशन करना हो, तो देखिए ध्यान रहे कि जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है इनका कैलकुलेशन नहीं होता। तो अगर आप इस तरीके से इनपुट लोगे और अगर आपने कोई वैल्यू डाली तो उसका आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको ऐड सब्सट्रैक्ट इस तरीके से कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो नहीं कर सकते। अगर आप कैलकुलेशन करना है तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज इनपुट लेनी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज इनपुट लेने के लिए आप इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज लेने के लिए आपको लगाना पड़ता है वेरिएबल,
वेरिएबल इक्वल्स टू INT फॉर आपको यहाँ पर फंक्शन यूज करना होता है, तो INT के अंदर ब्रैकेट आपका ओपन होगा और यहाँ पर ब्रैकेट आपका क्लोज होगा। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो एक ब्रैकेट तो आपका INT वाला है, लास्ट वाला ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट उसके अंदर आपने इनपुट फंक्शन लगा रखा है उसका है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज लेने के लिए आप INT ब्रैकेट देन फिर इनपुट, इनपुट के बाद अगेन इनपुट का ब्रैकेट, फिर आप कोई भी मैसेज डालोगे जो आपका इनपुट का सिंटैक्स के अकॉर्डिंग होता है, फिर आप इनपुट का ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर एंड का ब्रैकेट क्लोज करोगे। इस तरीके से आप यहाँ पर स्टेटमेंट दे सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यूज इनपुट लेने के लिए। देन फिर अगर आपको अगर देखिए आईएनटी जो होता है बेसिकली सिर्फ इंटीजर वैल्यू होता है, दैट मींस कि पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं दे सकते। पॉइंट में वैल्यू देना हो तो फ्लोट या डबल हमें यूज करना होता है। तो ये बेसिकली इस तरीके से आप जो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, वेरिएबल्स ले सकते हो, कैलकुलेशन वगैरह आप करा सकते हो। तो अभी हम देखते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम। तो पहले तो ये देख लें कि पाइथन को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली लिखिएगा डाउनलोड पाइथन, और पाइथन डाउनलोड करने पर ये आपको लिंक देगा डाउनलोड पाइथन। यहाँ पर ये लिंक आ रहा है, वहाँ पर सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। आप सिंपल डबल क्लिक करिएगा, इसको आप सेटअप स्टार्ट करिए। सेटअप में बिगिनिंग में एक ऑप्शन आएगा ऐड पाइथन टू पाथ, उस चेकबॉक्स को आपको ऑन करना है। क्योंकि मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं अभी आपको उसको शो नहीं कर रहा हूँ। आपको बस ये ध्यान रखना है इंस्टॉल करते टाइम कि इसके अंदर ऐड पाइथन टू पाथ आपको चेकबॉक्स को ऑन करना है। बाकी सिंपली आपका 27 MB का रहता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसके अंदर आपको सर्च करना होगा IDLE। IDLE बेसिकली पाइथन का डिफॉल्ट IDLE होता है। ये यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आप IDLE पे क्लिक करोगे और IDLE पे क्लिक करने के बाद ये पाइथन का IDLE आएगा और इसको आप इस तरीके से मूव कर सकते हो। ये इसका इंटरप्रेटर का शेल है, यहाँ पर आपको कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पर से आप इसको कमांड्स दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से काम करेंगे। अभी जैसे हमें दो वैल्यूज का टोटल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू, देन मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी जैसे 35, ठीक है, और एंटर हिट कर दिया। तो ये मेरा एक वेरिएबल बन गया a, इसकी वैल्यू होगी 35। आप इसमें चाहो तो यहाँ पर a को इस तरीके से क्लिक टाइप करके एंटर करके इसको चेक कर सकता हूँ। आप देखिए मैंने a लिखकर एंटर किया तो ये बता रहा है 35 इसकी वैल्यू है। तो आप मुझे एक और वेरिएबल लेना है तो मैं एक और वेरिएबल ले सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा p इक्वल्स टू, मैंने इसको लिख दिया 40, तो ये दूसरा वेरिएबल बन गया। इसको भी हम चेक कर सकते हैं। मैंने लिखा p इक्वल्स टू 40, हमें इसका टोटल करना था तो हमने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस b। तो इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। दरअसल आपको कोई चीज टोटल करनी है तो जो वैल्यू है वो हमने वेरिएबल में रखी है, तो हम वेरिएबल का इस्तेमाल करके वैल्यू पर टोटल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हम कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे इक्वेशन देनी होती है और इसको असाइन करना होता है किसी थर्ड या फोर्थ वेरिएबल के अंदर, राइट। अब हम एंटर करेंगे तो अब आप देखिए कि सी नाम का एक अलग वेरिएबल बन गया जिसके अंदर ए और बी का टोटल होगा। इसको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या आप चाहे तो प्रिंट के प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट सी। तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है। तो ये इंटरप्रेटर था बेसिकली। यहाँ पर आप सिंगल सिंगल स्टेटमेंट्स को आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। इसके अलावा कंप्लीट प्रोग्राम अगर आपको बनाना है तो आपके पास यहाँ पर फाइल के अंदर ऑप्शन मिल जाता है, न्यू, ओपन, सेव, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं नॉर्मल जैसे फाइल हैंडलिंग के अदर सॉफ्टवेयर्स में होते हैं, या रिसेंटली यूज फाइल्स का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको। तो आप यहाँ पर जाके न्यू फाइल पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम बना सकते हो। अब इसके प्रोग्राम में आपको एक चीज और ध्यान रखनी होती है, इसका रूल है कि आप इसमें अननेसेसरी इंडेंट्स नहीं छोड़ सकते, स्पेस नहीं छोड़ सकते। जैसे आपको कर्सर जहां से ब्लिंक कर रहा है आप एंटर करके नीचे तो आ सकते हो, लेकिन आप स्पेस टाइप करके आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो ये एरर शो करेगा।
इसलिए आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि जहां पर कर्सर क्लिक कर रहा है वहीं से टाइपिंग स्टार्ट करनी है। तो आपने यहाँ पर लिखा a इक्वल्स टू 35, b इक्वल्स टू 16। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम कर रहे थे तो ये शेल था, जहाँ पर हम यहाँ पर टाइप कर रहे थे एंटर एंटर, यहाँ पर रिजल्ट आता जा रहा था। अभी यहाँ पर आपका शेल नहीं आएगा, यहाँ पर आप कंप्लीट प्रोग्राम लिख रहे हो, यानी कि पूरी इंस्ट्रक्शन की पूरी एक सीरीज बना रहे हो। फिर हम इसको इकट्ठा रन करेंगे। फिर हमने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस b, फिर हमने लिखा प्रिंट, और इसके अंदर हमने एक मैसेज भी यूज कर लिया। हमने मैसेज दिया सम इज, और यहाँ पर डबल कोट्स बंद किए, कॉमा लगाया और सी लिख दिया। तो सी मतलब ये सी के अंदर हमारा रिजल्ट है, इसलिए हमने सी को यहाँ पर प्रिंट ले लिया, यानी कि जो रिजल्ट है वो प्रिंट करें। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया एक छोटा सा। अब हम इस प्रोग्राम को कहाँ से रन करेंगे? देखिए अभी हमारा प्रोग्राम अनटाइटल्ड है, यानी कि हमारा सेव नहीं है, तो हम इसको प्रोग्राम को यहाँ से रन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जब रन करेंगे तो ये हमसे सेव करने को बोलेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रन मॉड्यूल। तो हो सकता है आपके वर्जन में आपको यहाँ नीचे मिले रन मॉड्यूल, तो जहां भी कहीं आपको ये रन मॉड्यूल का ऑप्शन मिले आप इस पर क्लिक करेंगे। तो ये अभी हमसे सेव करने को बोल रहा है, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया और एंटर हिट कर दिया हमने। तो ये हमारा प्रोग्राम देखिए यहाँ पर रन हो गया और ये रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो। तो अभी जैसे आपने इस प्रोग्राम के अंदर देखा कि हमने यहाँ पर एडिशन किया, तो इस तरीके से आप कोई भी कैलकुलेशंस आप करवा सकते हो। जैसे मान लो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हम किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं? हमने क्या, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं पहले इस प्रोग्राम को। हम दूसरा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं इसी के अंदर, तो मैंने इसको कमेंट आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स यूज करूंगा 3 टाइम्स, 1 2 3। देन इसके लास्ट में भी यहाँ पर कमेंट करूंगा 1 2 3। तो ये बेसिकली ट्रिपल कोट्स के बिटवीन की जो चीज है अभी कमेंट बन गई। अब ये रन नहीं होगी, ठीक है। मुझे दूसरा प्रोग्राम बनाना है, मैं इसी के अंदर दूसरा प्रोग्राम बना सकता हूँ। तो अभी मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना है, तो मैंने लिखा प्रिंसिपल 5000, रेट मैंने लिया 3.5%, ठीक है। टाइम मैंने लिया 2 इयर्स। मुझे इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना है, वेरिएबल लिया मैंने सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, ये अमाउंट की रिलेटेड टाइम है, मुझे इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम ऑब्लिक 100। तो प्रिंसिपल ये है मेरा, तो मैंने इसको लिया प्रिंसिपल, ठीक है, इनटू रेट इनटू टाइम और ऑब्लिक 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कराना होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर मैसेज भी दे दूँ सिंपल इंटरेस्ट इज, एक कॉलम भी लगा देता हूँ मैसेज के अंदर, कॉमा। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल के आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम के अंदर मुझे ये वैल्यूज जो है, अभी देखिए ये जो वैल्यूज है ये खुद से कैलकुलेट कर रहा है। अब ये यूजर से वैल्यूज नहीं मांग रहा, कि यूजर से मांग रहा होता कि प्रिंसिपल बताओ, रेट बताओ, टाइम बताओ। अभी तो इसने डायरेक्टली वैल्यूज दी और इनपुट कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि यह प्रोग्राम रन हो कि यूजर से वैल्यू मांगे और यूजर उसमें जो वैल्यू डाले कि उसका कैलकुलेशन करे, ठीक है। यूजर से इनपुट करना चाहते हैं, तो मैं इस प्रोग्राम को फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ। यूजर से अगर मुझे इनपुट लेना है तो मैं इस तरीके से डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट लगाऊंगा। तो कैसे लगाऊंगा इनपुट स्टेटमेंट? यहाँ पर लगाऊंगा INT और ब्रैकेट के अंदर इनपुट, फिर ब्रैकेट, फिर डबल कोट्स, और फिर यहाँ मैसेज के लिए मैंने लिख दिया एंटर अमाउंट। एक ब्रैकेट क्लोज इनपुट वाला, देन फिर इंटीजर वाला ब्रैकेट क्लोज।
और इसी तरीके से मैं यहाँ पर रेट को भी, रेट के लिए भी यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट डाल सकता हूँ। तो एंटर रेट कर देता हूँ, ये रेट के लिए हो गया। इस तरीके से टाइम के लिए तो ये इस तरीके से हमने प्रोग्राम बना लिया जिसके अंदर हमने इंटीजर इनपुट स्टेटमेंट डाल दिए जिससे कि ये रन होने पर वैल्यू मांगे। तो आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये हमने इनपुट स्टेटमेंट लगाया हुआ है, यूजर से वैल्यू मांगेगा, जो यूजर जो वैल्यू डालेगा उसके ऊपर ये प्रिंसिपल रिटर्न टाइम कैलकुलेट करेगा। हम देख लेते हैं इसको रन करके। तो देखिए यहाँ पर प्रोग्राम रन हो रहा है, ये यहाँ पर आपका इनपुट ले रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट उसी टाइप का इनपुट हो गया जैसे कि आप किसी एटीएम मशीन में जाते हैं तो आपसे पिन मांग रहा होता है, या आप जब विड्रॉ का ऑप्शन चूज करते हैं तो ये आपसे अमाउंट मांग रहा होता है। तो उसी तरह का ये इनपुट स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पर आप जो इनपुट स्टेटमेंट डालेंगे हमारा प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 75 100, रेट डाल दिया मैंने 4%, सिर्फ 4 देखिए 4% मतलब सिर्फ 4 लिखना है, यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाना है। टाइम मैंने ले लिया 3 इयर्स, तो ये मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड या पाइथन से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है प्रोग्रामिंग में जो आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे इस आईडी पर मेल कर सकते हैं। इस आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा मेरा आज का लेक्चर। और इसके आगे की भी वीडियोस में इसके अंदर आपके पास लाता रहूंगा। और इसके आगे की वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन पे पुश करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट पाइथन की सीरीज यहाँ पर आप लोग के लिए ला रहा हूँ। देखिए अभी ये आज मेरा ये पहला वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको पाइथन का फंडामेंटल बताए हैं और कुछ बेसिक प्रोग्राम्स इसके अंदर मैंने आपको बताए हैं। तो आगे नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और चीजें इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज ले लें और उसको ट्राई करें आप रन करने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं, आप इनको बनाने की कोशिश कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन प्रॉब्लम को आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको ट्राई करना है। ये 5 प्रोग्राम्स इसके अंदर दिए हुए हैं, ये आपको ट्राई करना है। और इनमें से कोई विषय प्रोग्राम अगर आपसे नहीं बनता है तो आप चाहे तो मुझे मेल कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो पहले प्रोग्राम के अंदर बेसिकली आपको एक रेडियस रीड करना है। तो रीड मतलब इनपुट करना है बेसिकली, राइट, इनपुट लेना है। आप प्रोग्राम ऐसा बनाइए कि वो रेडियस इनपुट ले और फिर वो उसका एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करे। दूसरे प्रोग्राम के अंदर आपको एरिया सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। फिर थर्ड प्रोग्राम में आपको नेम एज सिटी प्रिंट करना है, इंफॉर्मेशन इनपुट लेनी है और उसको प्रिंट करानी है। थर्ड प्रोग्राम में, फोर्थ प्रोग्राम में आपको एम्प्लॉय का नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और बेसिक पे इनपुट लेना है। देन उसका आपको बेसिक पे जो आपने लिया होगा उसके ऊपर आपको 10% टैक्स लगाना है और 10% टैक्स लगाने के बाद आपको नेट सैलरी निकालनी है और फिर आपको टैक्स पेबल और नेट सैलरी प्रिंट करनी है। फिफ्थ प्रोग्राम में आपको एक ग्रेड कार्ड प्रिपरेशन के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप स्टूडेंट्स का नेम इनपुट ले रहे होंगे, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड और मार्क्स ऑफ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, और कैलकुलेट कर रहे होंगे मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज सिक्योर्ड, और फिर आपको मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज सिक्योर्ड प्रिंट करानी है। तो ये प्रोग्राम मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग इसको ट्राई करें और अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे की वीडियोस लेने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।